हेलो एवरीवन। तो आप सभी के लिए यहाँ पर चल रही है यूटेट की पीवाईक्यू सीरीज। यूटेट का एग्जाम आपका 29 सितंबर को है और उसके लिए हमारे चैनल पर पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम आज लेकर आए हैं तीसरा टॉपिक यूटेट 1 ईवीएस के लिए, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स। बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में इससे बने हैं, तो चलिए इनको चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, द लेक हैविंग एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड रिचनेस इन न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड यूट्रोफिक, एलिगोट्रोफिक, डायस्ट्रोफिक, मेरोमिक्टिक। तो आपका अगर किसी झील में जो पोषक तत्व है वो बहुत ज्यादा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर है यूट्रोफिक। ठीक है, अगर किसी झील में पोषक तत्व ज्यादा हो जाए, कैसे हो सकते हैं भाई? मान लीजिए यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, ये एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, यहाँ पर फसलें वगैरह उगाई जाती है। इनमें क्या डाले जाते हैं? फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स का काम क्या है? उर्वरकता बढ़ाना। ठीक है, ज्यादा यहाँ पर पैदावार होगी। अब फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो रेन वाटर के साथ या जब इरिगेशन करते हैं उसके साथ पानी जो है वो बहकर आसपास के जो आपके वाटर सोर्सेज हैं उसमें भी चला जाता है। यानी आपका जो फर्टिलाइजर्स हैं उसके न्यूट्रिएंट्स वो यहाँ पर नियर बाय लेक में पहुंच गए। अब यहाँ भी वो वही करेंगे, क्या करेंगे? पैदावार बढ़ाएंगे। ये पोषक तत्व जब यहाँ अधिक हो गए तो यहाँ पर एल्गी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है, इतनी ज्यादा कि पूरा जो लेक का सरफेस है वो उसके साथ कवर हो जाता है, और इसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। इसको हम क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम कहते हैं। ठीक है, एल्गी जो आपकी यहाँ पर बहुत सारी इकट्ठी होगी, अब ये क्या करेगी? ये इस पूरे सरफेस को, पूरा जो आपका लेक का सरफेस है इसको वो कवर कर देगी। अब इसके वजह से पानी के वायु के साथ जो है उसका कनेक्शन कट गया, यानी अब जो ऑक्सीजन हमारी वायु में बसती थी वो अब पानी में नहीं पहुंच पाएगी। और जलीय जीव जंतु जो होते हैं आपके, जो इसमें पौधे उग रहे हैं, जो इसमें यहाँ पर एनिमल्स हैं, उनका काम क्या होता है? वो डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं। वो ऑक्सीजन जो वाटर में डिजोल्व थी, लेकिन अब क्योंकि इसका यहाँ पर से कांटेक्ट ही हट गया है तो ये ऑक्सीजन धीरे धीरे क्या हो जाएगी? इसमें डिप्लीट होने लगेगी, यानी कि बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर खत्म होने लगेंगे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को। ये जो एल्गल ब्लूम हो गई इसको हम कहेंगे यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन। और ये लेक क्या हो गई? यूट्रोफिक। अब बाकी वाले ऑप्शंस आपके क्या हैं, एक बार उसको भी चेक कर लो। देखो, यूट्रोफिक तो हमने बात कर ली, अब यहाँ देखो ओलिगोट्रोफिक। ओलिगोट्रोफिक क्या होता है? ये बिल्कुल यूट्रोफिक का उल्टा है। यहाँ पर यूट्रोपिक में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा हो गई थी, अगर हम ओलिगोट्रोपिक की बात करें तो यहाँ झीलों में पोषक तत्वों की मात्रा जो है बहुत कम हो गई। ठीक है, बहुत कम यहाँ पर इसकी मात्रा हो गई है, और इससे जो है जैविक उत्पादकता कम रह जाती है, यानी कि ऑब्वियसली जब यहाँ पर पोषक तत्व होंगे नहीं तो यहाँ पर बहुत अच्छे जो है प्लांट्स वगैरह ग्रो हो नहीं पाएंगे। ठीक है, तो प्लांट्स वगैरह की अगर वेजिटेशन की कमी होगी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जीव जंतु भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो उनके ऊपर फीड करते हैं। फिर डायस्ट्रोफिक की अगर हम बात करें तो डायस्ट्रोफिक क्या है? ये ऐसी झील है जिसमें ह्यूमिक एसिड और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक होती है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? पानी का रंग भी हमें अलग सा दिखाई देता है, ब्राउन कलर का होगा या येलो कलर का होगा। फिर अगर हम मेरोमिक्टिक की बात करें तो मेरोमिक्टिक की आपकी जो झीलें होती हैं, इनकी जो पानी की लेयर्स होती है उनमें आप कलर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। गहरा कलर अलग दिखेगा, लाइट कलर अलग दिखेगा, ये परतें आपस में मिलती ही नहीं है। ठीक है, तो पानी की अलग अलग परतें यहाँ पर जो है आपस में पूरी तरह मिक्स नहीं होती, और काफी लंबे समय तक हमें इसका गहरे हिस्से का पानी और जो आपका अलग से सतह वाला पानी है वो अलग अलग दिखाई देता है। ठीक है, इसमें आप ये एक बार फोटोज देख सकते हो, दिख रहा है ना, यहाँ पर गहरा पानी और हल्के रंग का पानी सब अलग अलग दिखाई दे रहा है। कलर्स में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, एक ही लेक का पानी है लेकिन वो मिल नहीं रहे। अगर हम एक चीज और देखो, यहाँ ओलिगोट्रोफिक की बात करें तो यहाँ पर पोषक तत्व जो है बहुत कम है, इसी वजह से वेजिटेशन भी हमको बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए झील का पानी जो है बहुत ही साफ, गहरा और ठंडा नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑयल स्पिल्स। ठीक है, देखो हम यहाँ एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, पर्यावरण में जो आपकी समस्याएं, तो क्या क्या समस्याएं यहाँ पर आती है भाई? आपको यहाँ पर ओजोन डिप्लीशन हम देखेंगे, इसको यहाँ पर हम चेक करते हैं। एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ओजोन डिप्लीशन के बारे में। ठीक है, ये जो ओजोन लेयर का क्षारण हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे।
ग्रीन हाउस इफेक्ट की हम बात करेंगे, ठीक है, हरित गृह प्रभाव जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे साथ ही साथ हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। जैसे आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट का बिल्कुल ही पैटर्न यहाँ चेंज होता जा रहा है। जिन मौसम में बारिश होनी चाहिए उस मौसम में नहीं हो रही होती है, किसी अलग मंथ में बारिश हो रही होती है, क्लाइमेट चेंज हमको देखने को मिलता है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, तो वाटर पॉल्यूशन के क्या इंडिकेटर्स होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। वाटर पॉल्यूट अगर हो जाता है, उसे कंज्यूम कर लिया जाए, तो इसकी वजह से हमें क्या डिजीजेस होती हैं, इस पर यहाँ पर क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है। फिर आपका ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, अगर समुद्र में आप जानते हैं तेल जो है, तेल के जहाज जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिए जाते हैं, तो ऑयल स्पिल्स कभी कभी गलती से एक्सीडेंटली ये तेल जो है समुद्र में बह जाता है, ये ऑयल स्पिल्स कहलाते हैं। तो इसकी वजह से क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन वगैरह, यूट्रोफिकेशन वगैरह हमने देखा, लीक्स वगैरह जो पोल्यूट हो रही है। तो ये सारे जो आपके पॉइंट्स हैं इनके बारे में हमें यहाँ पर क्वेश्चंस करने। तो यहाँ पर आप चेक करो, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आया है यहाँ पर वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑयल स्पिल्स। तेल रिसाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है आपका कि तेल रिसाव से जैविक ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, और दूसरा है तेल रिसाव से समुद्री जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और नीचे विकल्प दिए गए हैं इसमें कि कौन सा सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो, जब सी वाटर में ऑयल स्पिल होगा तो क्या ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी, बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। देखो यहाँ पर जब हम सी वाटर की बात करते हैं तो सी वाटर में मान लो यहाँ सी वाटर है, इसमें ऑयल स्पिल हो गया, ठीक है, यहाँ ऑयल स्पिल हो गया। अब इस ऑयल को क्या करेंगे, इस ऑयल का डीकम्पोजिशन शुरू होगा, ठीक है, विघटन शुरू होगा। और वो विघटन कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। कौन करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि आपके सूक्ष्म जीव, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो विघटन शुरू करेंगे। और इस प्रोसेस के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। क्या रिक्वायर्ड होती है इसके लिए, ऑक्सीजन। तो जब सूक्ष्म जीव जो है अपघटन करते हैं ऑयल का, वैसे किसी भी चीज का, अगर कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट को जो है अगर डिकम्पोज कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर भी होगी, जितना ज्यादा ऑयल होगा उतना ज्यादा जो है ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होगा। तो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो यहाँ पर यूज अप करने लगते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि यहाँ पर अब ये ऑक्सीजन जो है इसकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि अभी इसमें और क्या है, समुद्र में और भी तो वेजिटेशन है, और भी तो वहां पर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन यूज कहाँ हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा यूज की जा रही है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑयल के लिए, ठीक है। तो यानी इसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ चुकी है। अब इस सी वाटर की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ चुकी है, इसे हम कहते हैं BOD। क्या कहते हैं हम इसे, BOD, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ये एक्चुअली एक इंडिकेटर है वाटर पोल्यूट होने का, ठीक है। बीओडी अगर हाई होगा इसका मतलब वहां पर हाई ऑर्गेनिक वेस्ट है जो कि बहुत ज्यादा डिकम्पोज हो रहा है, और इसीलिए ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी हुई है उस पानी में। तो यहाँ पर आप देखो कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, यहाँ पर बिल्कुल सही। पहला वाला स्टेटमेंट हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है कि तेल हिसाब से जैव ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें अपने आप में ऑक्सीजन कम हुई तो ऑक्सीजन की डिमांड हुई। अब सेकंड है, तेल रिसाव में समुद्री जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, दूसरा मैंने बता दिया, ये भी सही आ रहा है। तो यानी 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द फास्टेस्ट डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्स इन द वर्ल्ड इज, विश्व में सबसे तेजी से घटने वाला प्राकृतिक संसाधन है पानी, वन, हवा, सूरज की रोशनी। तो इसमें सबसे तेजी से घटने वाला कौन है, वैसे तो देखिए सभी पोल्यूट हो रहा है, सभी यहाँ पर कम होता जा रहा है, लेकिन वन, फॉरेस्ट, जब एक बार फॉरेस्ट कंज्यूम कर लिए जाए, मतलब काट दिए जाए, तो क्या होगा, अब उसे दोबारा से रिप्लेनिश होने में बहुत वर्ष लग जाएंगे। तो तेजी से कम होने वाला जो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है वो कौन सा है, वो वन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच एलिमेंट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन द डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन या पोटेशियम, ठीक है। अब ओजोन का डिप्लीशन होता कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आपका ओजोन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, O3, ठीक है, फॉर्मूला है O3। कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है आपकी
स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर जिसे हम क्या कहते हैं, समताप मंडल भी कहते हैं, ठीक है, समताप मंडल भी इसको कहते हैं। आपकी ये जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ आप जानते हैं एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की कई सारी लेयर्स होती है। पहली लेयर आपकी ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, और दूसरी लेयर आपकी कौन सी है, दूसरी लेयर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है आपकी O3, और इसका काम यहाँ पर होता है सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकना। अब ये रोकती कैसे हैं, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है आपकी O2, ये यूवी रेज एब्जॉर्ब करके इस तरीके से ऑक्सीजन एटम में टूटेगा, और ये ऑक्सीजन फिर से आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके O3 बनाता है, और इस प्रोसेस में आपकी यूवी रेडिएशंस यूज होती है। अब आपको रिएक्शंस याद नहीं करनी, आपको बस पता होना चाहिए कि जब ओजोन बनती है, इसका फॉर्मेशन होता है, तो इसमें यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है, और इसी वजह से ये हार्मफुल रेडिएशंस अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। तो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लेकिन होता क्या है कि आपके एक तरह के कंपाउंड्स है, कौन से कंपाउंड्स है आपके, CFC, CFCs क्या होते हैं, फुल फॉर्म है इसका क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कई तरह के होते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं CF2Cl2, ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब ये क्या होता है, ये यहाँ धरती के पास तो बहुत स्टेबल है, यहाँ पे बहुत स्थिर है, ये आसानी से टूटता नहीं है। कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर एटमॉस्फेयर में समताप मंडल तक पहुंच जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर तक, और यहाँ पर यूवी रेडिएशन की वजह से इसका ब्रेकिंग होती है। यानी अब क्या होगा, ये CF2Cl2 जो है आपका, ये यूवी रेडिएशंस की वजह से फ्री रेडिकल में टूटता है, आपका फ्री रेडिकल में इस तरह टूटेगा। और ये जो अब क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना है, ये किस पे अटैक करता है, ये आपकी ओजोन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको O2 प्लस ClO ये बना दिया, इसने क्या किया, ओजोन को तोड़ दिया, और फिर से ये फ्री रेडिकल ये फिर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ फिर से यहाँ पे कनेक्ट होकर फिर ओजोन को तोड़ सकता है। तो इस तरीके से ये ओजोन को क्या करता रहेगा, तोड़ता रहेगा। मैं फिर से कह रही हूँ, रिएक्शंस आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपके यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही हैं, लेकिन ये CFCs जो हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिन्हें हम फ्रियॉन्स के नाम से भी जानते हैं, ये जब आपके स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाते हैं तो यूवी रेडिएशन से ये टूटेंगे, और फिर ये ओजोन को डिप्लीट करना शुरू कर देते हैं, ओजोन को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे ओजोन की ये जो लेयर है, ये अब क्या हो रही है, धीरे धीरे पतली होती जा रही है, थिन होती जा रही है, और इसी की वजह से क्या क्रिएट हो जा रहा है वहां पर, ओजोन होल, ठीक है। ओजोन होल का मतलब ये नहीं है कि इस परत में कोई छेद बन गया है, दरअसल ये जो एक लेयर है ओजोन की, ये जिस जगह बहुत पतली हो गई है ओजोन के बार बार टूटने की वजह से, वही आपका ओजोन होल कहलाता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है आपका क्लोरीन की वजह से। यहाँ पर दिया हुआ है कि मेन आपका कैटलिस्ट की तरह कौन सा आपका एलिमेंट है जो एक्ट कर रहा है, तो वो है आपकी क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। अ रिवर विद एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट मे रिजल्ट इन increased population of aquatic food web organisms, an increased production of fish due to biodegradable nutrients, death of fishes due to lack of oxygen, या drying of the river very soon due to algal bloom। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैविक कचरा जो है वो बहुत ज्यादा, सीवेज वाला जो जैविक कचरा है वो आपका नदियों में आ गया है, तो उसका क्या परिणाम हमें देखने को मिलेगा। भाई एल्गल ब्लूम नहीं होती है, फर्टिलाइजर्स वगैरह से होती है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। पॉपुलेशन एक्वेटिक फूड वेब की बढ़ जाएगी, नहीं ये भी गलत है, ठीक है। इससे तो आपका क्या हो रहा है, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको ऑयल स्पिल वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी बताया था कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट किसी भी वाटर सोर्स में बढ़ता है, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे डिकम्पोज करना शुरू करते हैं, जिससे ऑक्सीजन कम होने लगती है उस पानी के अंदर, और जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो वहां पे मरने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ फिश इंक्रीज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। डेथ ऑफ फिशेस ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मौत होने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्क इज रिलेटेड टू। अब इको मार्क किससे रिलेटेड है, एक्सपोर्ट कमोडिटीज से, इंपोर्ट कमोडिटीज से, कमोडिटीज ऑफ बेस्ट क्वालिटी, या एनवायरमेंटल फ्रेंडली कमोडिटीज। आप देख सकते हैं सबके आगे क्या लिखा हुआ है, ईयर भी लिखा हुआ है, कौन से ईयर में ये यूटेट एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अब इको मार्क आपसे पूछ रखा है कि कौन से तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली कमोडिटीज के लिए आपका यूज होता है। आप देख सकते हैं जो आपका
सर्टिफिकेशन बॉडी है वो कौन सी है, वो है आपकी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS, ठीक है। ये सर्टिफाई करती है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, अगर उसने इको मार्क दे रखा है, इको मार्क का मतलब है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जब तक वो प्रोडक्ट पे यूज होकर डीकम्पोज होता है तब तक ये एनवायरमेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता या बहुत कम नुकसान पहुंचाता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट्स को इको मार्क दिया जाता है, ठीक है। ये आपके कई सारे आपके सर्टिफिकेशंस देती है, जैसे आपको ISI पता होगा, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ISI मार्क अगर उनका होता है तो इसका मतलब वो सेफ है, ठीक है। और हॉलमार्क मिलता है जो कि आपके जो प्रेशियस मेटल्स हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, उसमें प्योरिटी का मानक है वो। तो इसी तरीके से इको मार्क भी आपका होता है, कौन देता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड देता है इसका, ठीक है। ये स्कीम कब स्टार्ट हुई थी, 1991 में हुई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, और ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि आइडेंटिफाई करती है ऐसे प्रोडक्ट्स को इकोसिस्टम में जो क्या करते हैं, जो आपके एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली है और एनवायरमेंट को मिनिमम हार्म पहुंचा रहे हैं, कम से कम नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज या आर हेल्पफुल इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। कृषि भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3 या 1, 2 और 3। देखो यहाँ पर पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो कृषि भूमि की कम या शून्य जुताई करना, मतलब हम उसे मतलब ज्यादा प्लो ना करें, यहाँ पर टिलेज ना करें उसका, ठीक है। जुताई वगैरह अगर कम की जाएगी उससे क्या होगा, कैसे हम वाटर सेव कर पाएंगे। देखो अगर सॉइल के अंदर जो नमी है, अगर हम ज्यादा जुताई करके उसे ऊपर की तरफ, सरफेस की तरफ नहीं लाएंगे तो उसका इवेपोरेशन जो है नहीं होगा आसानी से, इसलिए उसका मॉइस्चर जो है वो रिटेन रहेगा, आसानी से यहाँ पर वाटर लॉस नहीं होगा, ये वाटर कंजर्वेशन में मदद करता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो है इसका आंसर, ठीक है। सेकंड वाला जो पॉइंट है कि जिप्सम यूज करें हम इरिगेशन से पहले, तो जिप्सम आपका वाटर कंजर्वेशन के लिए यूज नहीं होता। हाँ, अगर आपका जो लैंड है उसमें एसिड, वो उसका जो मतलब सॉइल का जो कंपोजिशन है वो एसिडिक ज्यादा है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें एसिडिटी ज्यादा है, तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जिप्सम यूज करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो सॉइल का पीएच है वो बैलेंस हो जाएगा। तीसरा है लीविंग द क्रॉप रेसिड्यूज इन द फील्ड, तो जो क्रॉप के रेसिड्यू अगर उसे खेत में ही रहने दे तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। इससे क्या होता है, इसको बाद में हम मल्चिंग कर देते हैं, मल्चिंग मतलब मिट्टी में ही आपने मिला दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उसे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, और साथ ही साथ जब आपके फसल के अवशेष उसमें पड़े तो अगेन जो भूमि की जो नमी है या जो वाटर है वो फिर से एक्सपोज नहीं हुआ सन को, और इससे भी वाटर कंजर्वेशन होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट भी है, थर्ड पॉइंट भी है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस, कोलीफॉर्म। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका कोलीफॉर्म, ठीक है। तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होता है आपका, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में, मानव आंतों में होता है ये, और सीवेज के थ्रू, ठीक है, जो सीवेज वगैरह होता है अगर वो ऐसे ही बिना ट्रीट किए डंप कर दिया जाए रिवर्स में, लेक्स में, तो क्या होता है, ये किस में मिल जाएगा, ये बैक्टीरिया भी जो है उस रिवर के पानी में आ जाएगा, और ये अगर बहुत ज्यादा इसकी मात्रा इंक्रीज है उसमें, तो इसका मतलब वो वाटर बिल्कुल पोल्यूटेड है। जो आपका गंगा एक्शन प्लान जो आया था वो आपका इसी इंडिकेटर के बेसिस पे आया था, वहां पर उस समय ई कोलाई, ठीक है, ये बैक्टीरिया एक्चुअली क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया, भी आप इसे कई जगह ई कोलाई नाम से भी आपको मिल जाएगा। ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा थी आपके गंगा के वाटर में, और तभी आपका गंगा एक्शन प्लान लाया गया था उसे क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, कोलीफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एसिड रेन, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, HCl, HNO3, H2SO4 या फिर आपका H2CO3। तो इसमें आपका सही आंसर है HNO3। देखो अम्लीय वर्षा कब होगी, जब रेन वाटर जो है आपका, रेन वाटर का पीएच, रेन वाटर का जो पीएच है अगर वो बिलो 5.6 हो, ठीक है, बिलो 5.6 हो तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। 5.6 या इससे भी कम अगर चला जाएगा तो वो एसिड रेन कहलाएगी। अब ये होती क्यों है, एसिड रेन देखो इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा व्हीकुलर इमिशन होता है, जो व्हीकल से धुआं निकल रहा है, इंडस्ट्रीज से धुआं निकल रहा है, इसमें आपकी दो इंपॉर्टेंट गैसेस, इंपॉर्टेंट नहीं मतलब जो ऐसी गैसेस हैं जो एयर पोल्यूशन कर रही हैं,
वो है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या होती है, ये हवा में आती है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है हवा में जहां धुआं वगैरह ज्यादा होगा। फिर बारिश होगी, बारिश का पानी इनके साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या बन जाएगा, SO2 के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर बनेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, और NO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा HNO3 जो कि है आपका नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक अम्ल। और जो मेजर रिस्पॉन्सिबल है आपका एसिडिक रेन के लिए वो आपका HNO3। Incomplete combustion of fuel such as petrol and diesel gives nitrogen oxide, sulfur dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide। ठीक है, तो इनकम्प्लीट कंबर्शन जो है फ्यूल्स का वो क्या देता है, तो वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। कार्बन डाइऑक्साइड कब मिलता है, कंप्लीट कंबर्शन से। अगर किसी भी फ्यूल की कंप्लीट कंबर्शन हो रही है तो प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पॉल्यूशन लेवल इन रिवर वाटर इज मेजर्ड बाय। देखो अभी आपको बताया था मैंने, पॉल्यूशन लेवल जो है किसी भी रिवर वाटर में आप किससे मेजर करोगे, ATP से, STP से, BOD से, GTP से। तो इसका सही आंसर क्या है आपका BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर ये हाई है इसका मतलब उस वाटर में ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज्यादा है और वो वाटर बहुत ही पोल्यूटेड है। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर रिलेट्स टू। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, यूटेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो आपका ग्रीन मफलर जो है वो रिलेटेड है नॉइज पोल्यूशन से। ठीक है, किससे संबंधित है ये, नॉइज पोल्यूशन से। आंसर टिक कर लेते हैं, नॉइज पोल्यूशन, सी ऑप्शन। अब देखो ऐसे इलाके जहां पर बहुत ज्यादा क्या है, औद्योगिक इलाके होते हैं या बहुत ज्यादा वहां साउंड बहुत, नॉइज बहुत ज्यादा है, हाईवेज वगैरह आप कह लो, वहां पे क्या किया जाता है, किनारों किनारों पे 4-6 पंक्तियों में वहां पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। पेड़ पौधे क्या करेंगे, एक तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ध्वनि तरंगों को, ठीक है, साउंड वेव्स को, और दूसरा एक ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट करते हैं कि बहुत दूर तक जो है साउंड ना जाए। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये नॉइज पोल्यूशन में कमी लेकर आता है। तो यही है आपका ग्रीन मफलर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रावायलेट रेज इज मोस्ट डेंजरस, UVA, UVB, UVC या नन। तो आपका ये क्वेश्चन यूटेट 2020 में आया हुआ है, कौन सी सबसे हार्मफुल होती है, तो UVC सबसे हार्मफुल होती है आपकी। UVC रेज जो होती है आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और मैक्सिमम एनर्जी की होती है। हालांकि ये धरती तक नहीं पहुंचती क्योंकि इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है ओजोन लेयर के द्वारा। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है UVC रेडिएशंस को वहीं पे एब्जॉर्ब कर लेती है, धरती तक पहुंचने नहीं देती। अगर ये धरती पे पहुंचने लगी तो स्किन कैंसर जो है जैसी डिजीजेस हमें हो सकती है। UVA और UVB रेडिएशंस भी जो है, हालांकि ये भी हार्मफुल है लेकिन ये पहुंचती है यहाँ तक, इतनी हार्मफुल नहीं है। UVA रेडिएशन से आपको क्या होने लगता है, UVA रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल है एजिंग के लिए, एजिंग, ठीक है, और रिंकल्स जो पड़ते हैं ना चेहरे पे, रिंकल्स, वो इसकी वजह से होते हैं। UVB रेडिएशंस की वजह से पिगमेंटेशन वगैरह होता है, पिगमेंटेशन, ठीक है। हालांकि इनसे भी है कि अगर बहुत प्रोलॉन्ग्ड आप इसको अगर फेस करोगे तो यहाँ भी स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपकी हार्मफुल है वो आपकी UVC रेडिएशंस, ठीक है। क्या है ये आपकी खतरनाक पराबैंगनी किरणें, इनका तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन एक्टिविटीज दैट कॉज क्लाइमेट चेंज ऑन द अर्थ इंक्लूड। तो ऐसी कौन सी मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। यूज ऑफ एरोसोल कैन्स, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई सारी ही हैं ऐसी एक्टिविटीज, क्योंकि हम बिना सोचे समझे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं ह्यूमन बींग्स जिसकी वजह से पर्यावरण को किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंच ही रहा है। ये जो एरोसोल कैन्स होते हैं ये भी आपके पोल्यूशन का एक कारण है। एग्रीकल्चर, एयर पोल्यूशन वगैरह इससे बहुत होता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से भी फर्टिलाइजर्स का हम ऐसे ही इस्तेमाल करे जा रहे हैं बिना सोचे समझे, कहाँ कितनी मात्रा डालनी है वो भी नहीं सोच रहे। इसकी वजह से रन ऑफ जो फर्टिलाइजर्स होता है वाटर के साथ वो कहाँ चला जाता है, वो आसपास के रिवर्स, सोर्सेज, लेक्स वगैरह में चला जाता है और इससे क्या होता है वहाँ का पानी पोल्यूट होता है। बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट से हम पूरा का पूरा फॉरेस्ट रिसोर्स ही खत्म करते जा रहे हैं। तो ये सारी ही एक्टिविटीज क्या है, ओवरऑल क्या इम्पैक्ट डाल रही हैं भाई, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं और हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए उत्तरदायी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू अ सीवियर वाटर इम्बैलेंस। निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा।
फेलियर टू रिचार्ज एक्विफायर्स, अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, फ्लॉलेस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर। भाई आपसे पूछा है कौन सी एक्टिविटी गंभीर जल का कारण नहीं होगी, यानी आपको एक पॉजिटिव वाला आंसर देखना है, पॉजिटिव आंसर, है ना। तो पॉजिटिव आंसर आपको कहाँ मिल रहा है? भूमिगत जल स्तर रिचार्ज करने में विफलता, भाई ये क्या करेगा? ग्राउंड वाटर को धीरे धीरे कम कर देगा, धरती से पानी खत्म होने लगेगा, तो ये तो फिर नेगेटिव ही ऑप्शन हो गया आपका। तो ये आपका जल को असंतुलन को क्या करेगा? बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। अनियंत्रित शहरीकरण, जो अर्बनाइजेशन होने लगा, बिना सोचे समझे हम क्या कर रहे हैं, शहर के शहर बसाते चले जा रहे हैं, ठीक है, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका नेगेटिव में आएगा। पानी की अत्यधिक दोहन, अगर हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करें वाटर का, बिना सोचे समझे पानी बहाते ही जा रहे हैं, ठीक है, ये भी आपका पानी की असंतुलन को या इम्बैलेंस को इंक्रीज करेगा। दोष रहित जल संरचना, यानी हम एक ऐसा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जिसमें कम से कम जो है फ्लॉज हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? भाई ड्रेनेज सिस्टम अपना इंप्रूव करें, वो ड्रेनेज सिस्टम से जो पानी पूरा का पूरा जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर सोर्स में, वहां भी हम ट्रीट करके उसको डालें, जिससे कि जो रिवर या लेक्स में वो जा रहा है वो भी पोल्यूट ना हो। इसके अलावा हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, उससे हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? वाटर का एक बैलेंस बना के रखेंगे। तो ये बहुत सारे यहाँ पे मेथड्स यूज किए जा सकते हैं जहां पर हम वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करके वाटर बैलेंस जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ओजोन होल जो है कहाँ देखा गया था? अंटार्कटिका पे देखा गया था, तो दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस ऐसा ही क्वेश्चन आपका अंटार्कटिका के नाम से भी आया हुआ है, एक बार उसको भी चेक करेंगे। मिनामाटा डिजीज वाज कॉज्ड बाय ईटिंग फिश व्हिच हैव हाई लेवल्स ऑफ कैडमियम, आर्सेनिक, मरकरी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपकी किस तरह आपके एलिमेंट की पॉइजनिंग की वजह से मिनामाटा डिजीज हो जाती है? तो ये है मरकरी, ठीक है, जापान में ये हुई थी। वहां पर आप देखेंगे जो इंडस्ट्रीज वगैरह थी उसके एफ्लुएंट से, जो बेकार का पानी वगैरह जो होता है ना, यूज जो होता है, केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं बहुत सारी, ठीक है, तो वहां का जो यूज्ड जो वाटर वगैरह है वो डायरेक्टली उसको कहाँ डाल दे रहे थे? आसपास के रिवर वगैरह में, सी में डाल दे रहे थे। अब वो क्या होता है, उसको फिर बाद में फिशेस भी कंज्यूम करती है, तो उनके अंदर भी वो हार्मफुल केमिकल एंटर करता है। उन फिशेस को जब ह्यूमन कंज्यूम करेगा तो वो हार्मफुल केमिकल उनके अंदर भी पहुंचेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया था? मरकरी पॉइजनिंग हो गई थी, ठीक है, मरकरी की मात्रा वहां अधिक है, अगर ये हो जाती है तो इससे मिनामाटा ड्रॉप हो सकता है। और ऐसे ही एक और डिजीज है इटाई इटाई, सिमिलर ही प्रोसेस है, इटाई इटाई डिजीज भी इसी तरीके से हो जाती है, और इसमें लेकिन एलिमेंट कौन सा है? कैडमियम, ठीक है, कैडमियम, कैडमियम की पॉइजनिंग से होती है। ये भी इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन की वजह से ही आपका हुआ। नेक्स्ट है द वाटर पोल्यूशन इन अ रिवर इज मेजर्ड बाय द डिसॉल्व क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन, ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आप देखेंगे एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के यहाँ पर पूछ रखा है। अगर आपको बीओडी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो बीओडी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही यहाँ पर हमने देख लिया कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, घुमा घुमा के पूछा है, उसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द पूछा है। तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए कि वहां पर से आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर कर सके। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि किसी भी रिवर में जो वाटर पोल्यूशन है उसको आप किस एलिमेंट की डिसॉल्व क्वांटिटी से मेजर करोगे? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की क्वांटिटी से, कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व है उसमें, ठीक है, उससे आप मेजर करोगे कि पानी कितना पोल्यूटेड है। नेक्स्ट है फर्स्ट ओजोन होल वाज फाउंड ओवर। तो पहला ओजोन होल कहाँ आपका देखा गया था? अंटार्कटिका पे। मैं डायरेक्टली आंसर आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा लिव्स इन अ विलेज एंड कुक्स फूड ऑन अ चूल्हा, earthen stove. Using wood and cow dung cakes as fuel, she has been suffering from severe cough for the last 3 months. This may be due to। तो दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए वो चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल व्हिच मे हैव बीन डिपॉजिटेड इन हर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, तो ईंधन के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उत्पन्न हो रही है और वो उसकी श्वसन नली में जो है जमा हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता। कार्बन मोनोऑक्साइड अपने आप में बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, इसकी क्वांटिटी अगर इनहेल थोड़ी सी भी कर ली जाए तो भी आपको बहुत दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। और अगर आपने जो सुनी होंगी खबरें के बंद कमरे में अगर चिमनी वगैरह आपकी जल रही थी या फिर वो आपका अंगीठी वगैरह जो जलती है आपकी, ठीक है, उसमें पूरा परिवार जो है अगर वो बंद कमरे में है, अंगीठी जल रही थी, तो वहां पे वो गैस जो है वो बनने लगती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर वो किसी के शरीर में चली जाए वो हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाएगी और इसके बाद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा बॉडी में, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी भी क्वांटिटी अगर ज्यादा इनहेल कर लेते हैं तो
मतलब अगर पता चल जाए तो उसे तब तक नहीं बचाया जा सकता जब तक उसका पूरा ब्लड ना चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बन मोनोऑक्साइड श्वसन नली में जमा होती है, डायरेक्ट जो है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इसकी जो एफिनिटी होती है या अट्रैक्टिव पावर होती है वो हीमोग्लोबिन के लिए कहीं ज्यादा होती है। तो हीमोग्लोबिन आप जानते ही है शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तो पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर पहुंचेगी ही नहीं क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है कि ईंधन की वजह से जो धुआं है, काला धुआं, सूत वाला धुआं होता है, ठीक है, वो जो है आपका उसमें से बन रहा था चूल्हे में से, और उसकी वजह और वो श्वसन नली में जमा हो गया जिसकी वजह से उसे लगातार खांसी हो रही है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसके एलर्जी हो गई है, ठीक है। इसमें बहुत वेग सा आंसर दिया हुआ है, और यहाँ उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था की वजह से, तो ये ऑप्शन नहीं है। बहुत क्लैरिटी के साथ जो ऑप्शन बताया गया वो बी वाला ऑप्शन है, ठीक है। सूत प्रोड्यूस हुआ है बर्निंग ऑफ फ्यूल से। सूत क्या होता है, ठीक है, जब ठीक से कंबशन नहीं हो रही होती है, जो चूल्हे वूल्हे होते हैं ना, इसमें ठीक से कंबशन नहीं होती है प्रॉपर, तो इनमें क्या होता है, सूत बनने लगता है। सूत जैसे आपने देखा होगा, आप घरों में दिया वगैरह जलाते हैं तो ऊपर अगर कोई दीवार होती है ना तो उसके ऊपर काला काला इकट्ठा होने लगता है, बल्कि दिए के ऊपर अगर चम्मच लगाया जाए तो उसमें भी काला काला सा इकट्ठा हो जाता है। पहले उसमें काजल वगैरह भी लगाते थे लोग, तो वही सूत होता है। तो वो सूत जो बन रहा है वही उसकी श्वसन नली में इकट्ठा हो गया जिसकी वजह से उसे खांसी की समस्या हो रही है। नेक्स्ट है आपका ISO 14000, ठीक है, 14000 स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू पोल्यूशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो देखो ISO 14000 ये क्या है, ये एक तरीके के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। इट इज अ फैमिली ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। किसने क्रिएट किए थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने एक मानक इसके तय करे थे, किसके लिए, बिजनेसेस के लिए, कंपनीज के लिए। ये कुछ गाइडलाइंस हैं कि यहाँ पर वॉलेंट्री है, ठीक है, और ये बाइंडिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको मानना ही है, लेकिन वॉलेंट्रीली आप क्या कर सकते हो, इन गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हो कि आप लो वेस्ट जनरेट करो, कम से कम जो है वहां पर अपशिष्ट पदार्थ जो है वो बने, सेव एनर्जी, एनर्जी सेव करें, और ग्रीन लॉस को आप फॉलो करें। इस प्रकार के स्टैंडर्ड्स हैं जो बिजनेसेस और कंपनीज को यहाँ पर फॉलो करने चाहिए, उनके लिए यहाँ पर बनाए गए, ठीक है। किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे लागू किए जा सकते हैं, और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का साइज, मतलब इतने पर्टिकुलर साइज का भी यहाँ पर कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है, छोटे उद्योग हो, बड़े हो, ये सभी जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड्स जो है ये आपके क्रिएट कब किए गए थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने ये आपके 1996 में क्रिएट किए थे। ऐसा ही आपका BSI, जो आपका BSI है इंडिया का, ठीक है, उसने भी ये पब्लिश करे थे वर्ल्ड के फर्स्ट एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड BS 7750, और ये कब किए थे, 1992 में किए थे। किसकी वजह से किए थे, ग्लोबल एनवायरमेंट कंसर्न्स के को देखते हुए इन्होंने ये आपके दिए थे स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड इन ppm, ppb, डेसिबल्स, डॉप्सन यूनिट। तो ओजोन लेयर की जो आपकी थिकनेस है वो किसमें मेजर की जाती है, डॉप्सन यूनिट में मेजर की जाती है, ठीक है। ये इसकी यूनिट है, माप है, इकाई। द मैक्सिमम अलाउएबल कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर इज, ठीक है, यूटेट 2019 का क्वेश्चन है कि पीने के पानी में फ्लोराइड्स की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा क्या है, 1 मिलीग्राम पर लीटर, 1.25 मिलीग्राम पर लीटर, 1.50 मिलीग्राम पर लीटर, या 1.75 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसका सही आंसर है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो फ्लोराइड्स की वैसे डिजायरेबल, या आप कह सकते हैं कितना अलाउड है यहाँ पर, जो आपकी मात्रा है डिजायरेबल, जो वांछनीय है, वो है आपकी 1 मिलीग्राम पर लीटर, ये होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी व्यवस्था पीने के पानी की, साफ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, तो आपकी अधिकतम सीमा जो परमिसिबल लिमिट है वो आपकी 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर है, ठीक है। तो 1 मिलीग्राम तो हो सकती है आपकी, अगर हाइयर अगर लिमिट देखती है कहां तक जा सकती है, 1.5 मिलीग्राम तक जा सकती है। इससे ज्यादा भी अगर होगी, अगर फ्लोराइड बहुत ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, फ्लोरोसिस नाम की डिजीज होती है, जिससे आपके दांतों और हड्डियों में रोग होता है, ठीक है। और ये परमिसिबल लिमिट दी किसने है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा दी गई, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन 24, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, मिथिमोग्लोबोमिनिया is caused by the contamination of water by phosphate, सल्फर, आर्सेनिक या नाइट्रेट्स। तो ये किससे हो जाता है, तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है आपका
नाइट्रेट्स के कंटामिनेशन से हो जाता है। अब एक्चुअली होता क्या है कि अगर इस तरीके का पानी जो है बच्चों को पिलाया जाए जिसमें नाइट्रेट्स जो है वो उसके द्वारा वो कंटामिनेटेड था, तो यहाँ पर बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो इन नाइट्रेट्स को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है, और जो हीमोग्लोबिन के साथ क्या करेगा, कंबाइन कर जाएगा। ये नाइट्राइट जब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है तो हीमोग्लोबिन जो अपना रियल काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, वो नहीं करेगा। इसकी वजह से शरीर नीला पड़ने लगता है और इसीलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपके एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखे, सारे के सारे PYQs देखे। आई होप आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इसके साथ जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए जो इस समय यूटेट की तैयारी कर रहे हैं। समय आपके पास कम है, 29 सितंबर को आपका पेपर है, 2 महीने से भी कम समय आपके पास बचा है। आपको अपनी तैयारी जो है वो बहुत जोर शोर से यहाँ पर करनी चाहिए। अगर आप बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज भी जो है यूटेट से रिलेटेड यहाँ हमारी ऐप पर रन कर रहे हैं। अगर आप इन PYQs के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको हमारे चैनल की स्टार्टिंग में आप जाएंगे, वहां सब्सक्राइब का बटन जहां होता है उसी के आगे आपको ज्वाइन का बटन मिल जाएगा। वहां पर आप यूटेट वाले प्लान को आप ले लीजिए और उसमें आपको काफी सारे डिटेल टॉपिक्स मिल जाएंगे जिससे आपके यूटेट के प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। हमारी ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, आप अपने फीडबैक हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।